हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग इंटरफेरोमीटर और कंपैरेटर्स के बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं इंटरफेरोमीटर से। इंटरफेरोमीटर्स जो होते हैं वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि मेनली फ्लैटनेस को मेजर करने के लिए और स्लिप गोजेस की लेंथ को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जब इंटरफेरोमीटर्स में काम होता है तो आपकी लाइट की वेवलेंथ को डायरेक्ट रेफरेंस की तरह यूज़ किया जाता है लेंथ और फ्लैटनेस को मेजर करने के लिए। आपके ऑप्टिकल फ्लैट्स जो हैं वो ऑर्डिनरी डे लाइट में बहुत सारे ड्रॉबैक्स शो करते हैं जिनको कि इंटरफेरोमीटर्स जो हैं वो ओवरकम करते हैं। इंटरफेरोमीटर्स में क्या होता है कि आपके जो ऑप्टिकल फ्लैट हैं उनकी ले को कंट्रोल किया जाता है। जो भी फ्रिंजेस आपके बनते हैं उनकी ओरिएंटेशन को आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। ये एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें कि ऊपर से फ्रिंजेस को देखने के लिए एक स्पेशल अरेंजमेंट किया जाता है और फ्रिंजेस की डिस्टोर्शन को अवॉइड किया जाता है ताकि हम लोग सही तरीके से फ्रिंजेस को ऑब्जर्व कर सकें। ये जो आपका यहाँ पे आपको प्लेट सा नज़र आ रहा है ऊपर की ओर, ये आपका ऑप्टिकल फ्लैट है जिसके बारे में हम लोग इंटरफेरोमीटर्स में बात करते हैं। ऑप्टिकल फ्लैट और कैलिब्रेशन की अगर बात की जाए तो ये आपके फ्लैट लेंसेज होते हैं जो कि आपको यहाँ दिख भी रहा है। ये क्वार्ट्ज से बने होते हैं और इनका लाइट ट्रांसमिट करने के लिए इनके लिए बहुत ही एक्यूरेट सरफेस आपको चाहिए होता है। इनको इंटरफेरोमीटर्स में यूज़ किया जाता है प्लेन सरफेस की टेस्टिंग के लिए। वहीं इनका डायमीटर जो होता है ऑप्टिकल फ्लैट्स का वो 50 से 250 mm होता है और थिकनेस जो है वो 12 से 25 mm वेरी करती है। ऑप्टिकल फ्लैट्स जो हैं इनको अलग अलग साइजेस और शेप्स में बनाया जाता है। इनके सरफेस जो हैं कोटेड भी होते हैं। कोटिंग जो है वो एक थिन फिल्म होती है जिसको कि हम टाइटेनियम ऑक्साइड से बनाते हैं। इसको सरफेस के ऊपर इसलिए लगाया जाता है ताकि लाइट की जो रिफ्लेक्शन की वजह से जो आपकी लाइट चली जाती है, इधर उधर हो जाती है, उसको रिड्यूस किया जाए। वहीं जो आपकी कोटिंग है ये इतनी पतली होती है कि ये आपकी फ्रिंज बेंड्स की पोजीशन को किसी भी तरीके से अफेक्ट नहीं करती है। और जो आपके स्पॉटिंग सरफेस होते हैं जिनको हमें मेजर करना है, जिनकी हमें ऑप्टिकल फ्लैट की हेल्प से मेजरमेंट लेनी है, वो आपके क्लीन होने चाहिए, रिजिड प्लेटफॉर्म होना चाहिए। ऑप्टिकल फ्लैट जो होते हैं वो आपके सिलेंड्रिकल होते हैं फॉर्म में, ठीक है, वर्किंग सरफेस के साथ। ये दो टाइप के होते हैं। पहले टाइप ए जो होता है उसमें सिर्फ एक ही सरफेस जो होता है आपके ऑप्टिकल फ्लैट का वो फ्लैट होता है और इसको मेनली मेजरिंग सरफेसेस, प्रिसीजन मेजरिंग सरफेसेस की फ्लैटनेस को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे स्लिप गोजेस हो गए और आपके मेजरिंग टेबल्स हो गए, उनकी फ्लैटनेस को जब आपको चेक करना है तो आप टाइप ए का यूज़ करते हैं। जो टॉलरेंस फ्लैट की रहती है वो 0.05 माइक्रोमीटर होती है टाइप ए के लिए। वहीं जब हम टाइप बी की बात करते हैं तो इसमें दोनों सरफेसेस जो है आपके फ्लैट होते हैं और एक दूसरे से पैरेलल होते हैं। इनको मेजरिंग सरफेसेस की टेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है। जिन मेजरिंग सरफेसेस की टेस्टिंग हमें करनी होती है वो माइक्रोमीटर हैं, मेजरिंग एनविल्स हैं और इसी तरीके के अलग अलग मेजरिंग डिवाइसेस जहाँ पे आपको फ्लैटनेस और पैरेललिज्म चेक करनी है उनके लिए भी आप टाइप बी का यूज़ करते हैं। इन इंस्ट्रूमेंट्स में जो थिकनेस और ग्रेड्स होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। जो फ्लैटनेस या पैरेललिज्म थिकनेस की जो भी टॉलरेंस आपकी है वो 0.05 माइक्रोमीटर होती है। नेक्स्ट हम बात करें इंटरफेरेंस बैंड्स बाय ऑप्टिकल फ्लैट की, तो ऑप्टिकल फ्लैट्स ऐसे ब्लॉक्स होते हैं जिनको ग्लास फिनिश किया जाता है 0.05 माइक्रोन्स तक और फ्लैटनेस के लिए। जब आप ऑप्टिकल फ्लैट को एक ऐसे सरफेस पर देखते हैं जो कि परफेक्टली फ्लैट नहीं है तो आपके ऑप्टिकल फ्लैट जो है वो एग्जैक्टली कोइंसाइड नहीं होते हैं और ये एक एंगल थीटा बना लेते हैं उन सरफेसेस के साथ। यहाँ पे जब हम देखेंगे इसमें आपने जब देखा, मान लीजिए ये आपका परफेक्टली फ्लैट सरफेस नहीं है तो आपका ऑप्टिकल फ्लैट क्या कर रहा है, एक थीटा एंगल बना रहा है आपके इस सरफेस के साथ। तो वही यहाँ पे बात हो रही है इंटरफेरेंस बैंड बाय ऑप्टिकल फ्लैट्स में। अब हम बात करेंगे कंपेरेटर्स की। कंपेरेटर्स जो होते हैं वो भी एक तरीके के लीनियर मेजरमेंट डिवाइसेस होते हैं जो कि बहुत ही क्विक होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल डायमेंशंस को जब आपको चेक करना है तो ये सबसे कन्वीनियंट वे है। कंपेरेटर्स जो हैं वो सबसे कन्वीनियंट होते हैं लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल डायमेंशंस को चेक करने के लिए। ये कभी भी आपको वर्कपीस के एक्चुअल डायमेंशन शो नहीं करते हैं, ये सिर्फ आपके साइज का डेविएशन आपको बताते हैं कि एक स्टैंडर्ड साइज के हिसाब से जो आपने जिस कंपोनेंट को चेक किया वो कितना डेविएट कर रहा है, वो कितना ज़्यादा है या कितना कम है, ठीक है। तो आपका कंपैरेटर जो होता है वो आपको एक सेट डायमेंशन के बेस पे आपको आपकी डायमेंशंस में डेविएशन शो
करता है। इनको कभी भी एब्सोल्यूट मेजरिंग डिवाइसेस की तरह यूज नहीं किया जाता, ये सिर्फ आपकी डायमेंशंस को कंपेयर करने के लिए यूज किए जाते हैं। आपके कंपेरेटर्स जो होते हैं वो कंडीशंस के हिसाब से अलग अलग टाइप्स में अवेलेबल होते हैं या अलग अलग टाइप्स में इनको डिजाइन किया जाता है। कंपेरेटर्स जो होते हैं वो उनके अंदर बहुत ही अलग अलग तरीके के मैग्नीफाइंग डिवाइस लगे होते हैं, और ये जो मैग्नीफाइंग डिवाइस हैं ये आपकी जो डायमेंशन की डेविएशंस है, चाहे वो प्लस में है या माइनस में है स्टैंडर्ड साइज से, उनको मैग्नीफाई करने के लिए, मतलब उनको लार्ज स्केल में आपको शो करने के लिए मैग्नीफाइंग डिवाइसेस का यूज किया जाता है। आपके कंपेरेटर्स का क्लासिफिकेशन जो है वो मेनली मैग्निफिकेशन के प्रिंसिपल के बेसिस पर ही है। तो जब हम कॉमन टाइप्स की बात करते हैं तो सबसे पहले आपका मैकेनिकल कंपैरेटर आते हैं। मैकेनिकल कंपैरेटर जो होते हैं इनमें मैकेनिकल मींस के हेल्प से आप मैग्निफिकेशन करते हैं डेविएशंस की। यहाँ पे क्या होता है, आपका एक इंडिकेटर यूज किया जाता है। यहाँ पे आपका ये निडल है, जैसे एक पॉइंटर कह दे आप इसे, ये आपका एक इंडिकेटर है जो कि आपके मैग्नीफाइंग के लिए यूज किया जा रहा है मैकेनिकल कंपैरेटर्स में। ठीक है, इसको लीवर्स की हेल्प से, गियर ट्रेन्स की हेल्प से या फिर इन दोनों के कॉम्बिनेशन की हेल्प से आप इनसे काम लेते हैं। आपके जो मैकेनिकल कंपैरेटर्स होते हैं उनमें मैग्निफिकेशन जो होता है वो 300:1 से लेकर 5000:1 तक होता है। इनको मेनली आपके मशीन स्मॉल पार्ट्स जो मशीन हो चुके हैं उनको इंस्पेक्शन के लिए, उनके इंस्पेक्शन के लिए यूज किया जाता है। इनको क्लोज लिमिट्स के लिए मेनली हम यूज करते हैं। सबसे पहले अगर हम मैकेनिकल कंपैरेटर की बात करें तो सबसे बेसिक जो है आपका वो डायल इंडिकेटर है या फिर हम कहें डायल गोज है। इसके अंदर जो आपके एसेंशियल पार्ट्स हैं वो क्या है कि आपकी यहाँ पे एक छोटी घड़ी टाइप की होती है जिसको आप डायल कहते हैं। ये डायल जो होता है वो एक प्लंगर से अटैच होता है। ठीक है, इस प्लंगर की जो अपवर्ड और डाउनवर्ड मोमेंट है उसके बेसिस पे आपका डायल जो है वो आपको डेविएशन शो करता है। जब आपका प्लंगर ऊपर की ओर मूव करेगा तो आपका डायल जो है आपको पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट देने वाला है, जब ये नीचे की ओर मूव करेगा तो ये आपको नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट देने वाला है। ठीक है, तो आपका डायल पॉइंटर जो है वो मूवमेंट करके आपको इंडिकेट करेगा कि किस तरीके की डेविएशन आपको मिल रही है। आपका जो डायल है उसको आप एक पोस्ट से अटैच करते हैं बाय एन एडजस्टिंग स्क्रू, जिससे कि आप अपने डायल को थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे ये आपके स्लिप गोजेस हैं, ये आपके रेफरेंस हाइट सेट है जिसके बेस पे आप बाकी कंपोनेंट्स को चेक करना चाहते हैं। तो आप पहले क्या करेंगे, स्लिप गोज को यहाँ पे इस स्टेम के नीचे, जो डायल गोज के नीचे स्टेम लगा हुआ है, प्लंगर लगा हुआ है, उसके नीचे आप प्लेस करेंगे, जिसके बेस पे आपको एक स्टैंडर्ड हाइट मिल जाएगी, सेट डायमेंशन मिल जाएगी। फिर आप बाकी कंपोनेंट्स को इस सेट हाइट के या डायमेंशन के बेस पे आप चेक करने वाले हैं। जब आप स्लिप गोज को हटा के आप अपना कंपोनेंट रखेंगे, आप देखेंगे कि आपका स्टेम जो है वो टच नहीं हो रहा है। जब ये स्टेम टच नहीं होगा, नीचे की ओर बेंड होगा, तो आपका ये कितना मूवमेंट हुआ इसका नीचे की ओर, वो आपका डायल गोज आपको बताएगा कि कितनी आपकी डेविएशन जो है वो नेगेटिव में है। वहीं अगर आपका कंपोनेंट बड़े साइज का है तो आपका ये स्टेम जो है ऊपर की ओर मूव करेगा, जिसकी वजह से आपका डायल जो है वो पॉजिटिव डेविएशन आपको शो करेगा और आपको बताएगा कि कितनी डेविएशन आपकी ज्यादा है। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें तो आपके डायल को नियरली 100 डिविजन्स में बांटा जाता है। अगर आप पॉइंटर के फुल रिवॉल्यूशन की बात करते हैं स्केल के अकॉर्डिंग, तो वो 1 mm जो है ट्रेवल करता है प्लंगर के बेस पे। अगर हम इसको जस्ट एक सिंगल स्केल डेविएशन पर टर्न करते हैं तो ये आपको 0.01 mm की रीडिंग देता है। वहीं अभी हमने एक्सपेरिमेंटल सेटअप की बात करी कि इसके अंदर एक वर्क टेबल होता है जिसके ऊपर डायल इंडिकेटर और वर्टिकल पोस्ट होता है। आपका डायल इंडिकेटर जो होता है वो वर्टिकल पोस्ट पर लगाया गया होता है एक एडजस्टिंग स्क्रू से, और जो आपकी वर्टिकल पोस्ट होती है उसको आप वर्क टेबल पर फिक्स कर देते हैं, फिट कर देते हैं। तो जो आपका टॉप सरफेस होता है टेबल को, उसको आपको फाइनली फिनिश करना होता है, बहुत अच्छे से उसकी सरफेस फिनिशिंग होनी चाहिए। डायल गोज जो है उसको आप वर्टिकली एडजस्ट कर सकते हैं, ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, और स्क्रू की हेल्प से उसको किसी भी पोजीशन पर आप लॉक कर सकते हैं, जिससे कि हम अपनी सेट डायमेंशन को सेट कर रहे थे। अगर हम नॉर्मली प्रोसीजर के बारे में बात करें तो अभी मैंने आपको डायग्राम के बेस पे प्रोसीजर समझाया है, फिर भी एक बार जो लिखा हुआ उसको रिवाइज कर लेते हैं। मान लीजिए हम लोगों ने हमारी जो रिक्वायर्ड हाइट है कंपोनेंट की वो 32.5 mm है। तो स्टार्टिंग में आपने क्या किया, स्लिप गोजेस की हेल्प से उस हाइट को बिल्ड किया। इन ब्लॉक्स को, स्लिप गोजेस को आपने स्टेम के नीचे रखा। स्टेम के नीचे रखने के बाद आपके पॉइंटर को आपको 0 पे एडजस्ट करना होता है, जिससे कि आपका जो स्लिप गोज का साइज है वो आपके लिए 0 साइज हो जाए, यानी कि आपका सेट साइज बन जाए। फिर आप क्या करते हैं, स्लिप गोज को रिमूव कर देते हैं। अब जिस भी कंपोनेंट को आपको चेक करना है उसको आप स्टेम के नीचे रख देते हैं। अगर कोई भी डेविएशन होती है हाइट की कंपोनेंट में तो वो आपका पॉइंटर आपको इंडिकेट कर देता है। वहीं जब हम मैकेनिज्म की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके स्टेम जो है, जो आपके डायल का नीचे वाला हिस्सा है, स्टेम जो है वो रैकतीत से बना होता है, उसके अंदर रैकतीत होते हैं।
इसके अंदर एक गियर का सेट भी होता है जो कि रैक के साथ एंगेज होता है। आपका पॉइंटर जो है वो स्मॉल पिनियन के साथ कनेक्टेड होता है। जो आपका पिनियन है वो इंडिपेंडेंटली हाइंग होता है, ये कभी भी स्टेम के साथ कनेक्ट नहीं होता है। आपके जो स्टेम की वर्टिकल मूवमेंट है वो पॉइंटर तक पहुंचती है गियर्स की हेल्प से, और एक स्प्रिंग जो है वो कांस्टेंट डाउनवर्ड प्रेशर डालती है आपके स्टेम पर, जिसकी वजह से आपकी रीडिंग पॉसिबल होती है। दूसरा जो आपका मैकेनिकल कंपैरेटर है वो रीड टाइप मैकेनिकल कंपैरेटर है। रीड टाइप मैकेनिकल कंपैरेटर की बात करें तो ये आपका प्लंगर है, यहाँ पे भी वही काम हो रहा है। स्लिप गोज आप यहाँ लगाएंगे, स्लिप गोज आपने लगाया, उसके बेस पे आपने जीरो को, आपने अपने पॉइंटर को जीरो पे सेट कर लिया, आपने जीरो एडजस्ट कर लिया है। उसके बाद आप अपने स्लिप गोज को हटा के कोई भी एक मेजरिंग सरफेस रखेंगे, जिसके बेस पे इसका ऊपर नीचे जो भी मूवमेंट होगा उसके बेस पे आपको पता चलेगा कि आपकी पॉजिटिव डेविएशन है या फिर नेगेटिव डेविएशन है। मान लीजिए जब हमने यहाँ पे मेजरिंग अपना जो सरफेस है उसको रखा, ये जब ऊपर की ओर उठेगा, आपका प्लंगर जो है वो ऊपर की ओर जाएगा, तो आपका पॉइंटर जो है वो नीचे की ओर डिफ्लेक्ट होगा, तो वो बताएगा कि आपका कंपोनेंट का साइज जो है वो ज्यादा है, पॉजिटिव डेविएशन है। अगर आपका यहाँ पे कंपोनेंट छोटा हो जाता है, ये नीचे की ओर मूव करेगा, तो आपका पॉइंटर जो है वो आपको नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, जिसके बेस पे आपको पता चलेगा कि आपके मेजरिंग सरफेस का साइज जो है वो आपके सेट साइज से कम है। मेनली जो आपके रीड टाइम मैकेनिकल कंपैरेटर होते हैं, इनके अंदर प्लंगर की लीनियर मूवमेंट होती है जो कि रीड मैकेनिज्म के बेस पे आप शो करते हैं। इस मैकेनिज्म में क्या होता है, आपका एक स्प्रिंग लोडर पॉइंटर होता है जिसको कि आप पाइवोट करके रखते हैं। इनिशियली जो आपका कंपैरेटर है उसको अननोन डायमेंशन यानी कि स्लिप गोजेस की हेल्प से हम सेट करते हैं, जो कि अभी हमने बात करी। फिर जो आपका इंडिकेटर है उसको आप जीरो पे सेट करते हैं। आपका पार्ट जो भी आपको मेजर करना है उसको आप पॉइंटर के नीचे रखते हैं या प्लंगर के नीचे रखते हैं। आपका कंपैरेटर जो होता है वो आपको डायमेंशंस को डिस्प्ले करके देता है पॉजिटिव में या फिर नेगेटिव साइड में। अब हम एडवांटेजेस की बात करें मैकेनिकल की, तो ये रोबस्ट होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं और इजी टू हैंडल है। यहाँ पे किसी भी तरीके की एक्सटर्नल सप्लाई आपको नहीं चाहिए होती, ना ही इलेक्ट्रिसिटी आपको चाहिए, ना ही एयर आपको चाहिए। ये बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म होता है, सबसे सस्ता मैकेनिज्म है ये आपका। ये मेनली ऑर्डिनरी वर्कशॉप्स में यूज किया जाता है और इनको आप आसानी से इधर उधर ले जा सकते हैं, पोर्ट कर सकते हैं। अगर हम इसकी डिसएडवांटेज की बात करें तो जो आपकी एक्यूरेसी है वो मेनली आपके रैक और पिनियन अरेंजमेंट पर डिपेंड करती है। अगर किसी भी तरीके की स्लैकनेस आपको रैक और पिनियन में मिलती है तो वहां पे आपकी एक्यूरेसी जो है वो कम हो जाती है। इसके अंदर ज्यादा मूविंग पार्ट्स होते हैं तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, तो एक्यूरेसी अपने आप में कम हो जाएगी। और जो आपके इंस्ट्रूमेंट की रेंज है वो लिमिटेड होती है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंटर जो है वो फिक्स स्केल पर मूव करता है। यहाँ पे प्रॉपर सर्कुलर मूवमेंट नहीं हो सकती है, ये फिक्स स्केल पर ही आपका पॉइंटर यहाँ पे मूव करेगा। दूसरे जो आपके कंपैरेटर्स आते हैं वो इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर्स हैं। जब हम इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर्स की बात करते हैं तो इसमें मेनली 3 मेजर पार्ट्स होते हैं आपके। सबसे पहले आपका ट्रांसड्यूसर आता है। आपका जो ट्रांसड्यूसर है ये एक आयरन आर्मेचर होता है, ठीक है, जो कि 2 कॉइल्स के बीच में आपने लगाया हुआ है। इसको आप एक लीफ स्प्रिंग की हेल्प से होल्ड करते हैं एक एंड पर, और जो दूसरा एंड होता है आपके आर्मेचर का वो एक प्लंगर के ऊपर स्पॉट होता है, ठीक है, उसको एक प्लंगर के ऊपर रखा जाता है। आपके जो दोनों कॉइल्स हैं ये आपके 2 आर्म्स की तरह काम करती हैं एक व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट के। वहीं जब आप एम्पलीफायर की बात करते हैं, आपका एम्पलीफायर जो है वो इनपुट सिग्नल को की फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करके मैग्नीफाइड आउटपुट आपको प्रोवाइड करता है। तीसरा जो इंस्ट्रूमेंट है आपका मेन कंपोनेंट है, आपका मेन पार्ट है, वो है डिस्प्ले डिवाइस या फिर मीटर। यहाँ पे एम्पलीफाइड इनपुट सिग्नल या फिर आप कहें आउटपुट जो है वो आपके टर्मिनल स्टेज इंस्ट्रूमेंट के थ्रू डिस्प्ले किया जाता है, या हम कह दें कि वो मीटर के थ्रू आपका डिस्प्ले होता है। वहीं जब हम यहाँ इसकी वर्किंग की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मान लीजिए यहाँ पे आपने पहले स्लिप गोज रखा है, ठीक है, ये आपका प्लंगर है, इसके नीचे आपने स्लिप गोज रखा। स्लिप गोज के बेसिस पे जब आपने यहाँ पे प्लंगर ने उसकी डायमेंशंस ली तो आपका आर्मेचर जो है व्हीटस्टोन सर्किट जो है वो काम करना शुरू करेगा, और वो रीडिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो एम्पलीफायर पे जाएगी, एम्पलीफायर उसे रिकॉर्ड करेगा, आपका मीटर उसे शो करेगा। आप क्या करेंगे, फिर मीटर को किस पे वापस लेके आएंगे, जीरो पे उसको एडजस्ट करेंगे। जब आपने इसको जीरो पे एडजस्ट कर दिया तो वो आपके लिए स्लिप गोज की जो हाइट है वो आपके लिए सेट डायमेंशन हो गई। उसके बाद आपने वर्क रखा, वर्क रखने के बाद आपका प्लंगर जो है वो अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा, जिसके बेस पे आपका आर्मेचर या हम कहें व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट में आपका करंट फ्लो करेगा या पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, जिसके बाद वो एम्पलीफायर तक जाएगा। एम्पलीफायर उस सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा और मीटर को रीडिंग देगा। मीटर जो है उसे आपको डिफ्लेक्शन शो करेगा, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो ये है कि अगर आपका आर्मेचर जो है उसको सेंट्रली लोकेट किया जाता है दोनों कॉइल्स के बीच में,
तो दोनों कॉइल्स के बीच में आपको इंडक्टेंस जो मिलती है वो इक्वल मिलती है, पर डायरेक्शन जो होती है वो अपोजिट होती है, तो आपका साइन जो है चेंज हो जाता है। इसी की वजह से आपका व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट जो है वो प्रॉपरली बैलेंस होता है। तो हम कहें जो आपका मीटर है उसकी 0 वैल्यू रीड होगी। अगर हम मेजरमेंट के टाइम पे बात करें तो आपका आर्मेचर जो है वो प्लंगर की वजह से अपवर्ड या लोअर डाउनवर्ड मूवमेंट करता है। इसकी वजह से आपके व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस जो है वो बिगड़ जाता है, और इसी वजह से आपका पोटेंशियल या करंट इंड्यूस होता है। ठीक है, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो लार्ज या स्मॉल कंपोनेंट्स के हिसाब से वेरी करने वाली है। तो जो आपका इंड्यूस करंट होगा वो बहुत ही कम होगा, जिसको कि सुटेबली एम्पलीफाई करके आप मीटर पर डिस्प्ले कर सकते हैं। अगर हम इसमें एक्यूरेसी चेक की बात करें तो एक्यूरेसी चेक करने के लिए पहले आपको एक स्टैंडर्ड स्पेसिमन लेना होता है जो कि आप प्लंगर के नीचे रखते हैं। इसके बाद आप व्हीटस्टोन ब्रिज की रेजिस्टेंस को एडजस्ट करते हैं और स्केल रीडिंग को आप 0 पे लेके आते हैं। जब आप स्पेसिमन हटा देते हैं तो आप क्या करते हैं, वर्क को इंट्रोड्यूस करवाते हैं प्लंगर में, और अगर आपकी हाइट में वेरिएशन आपको नजर आता है तो आपका प्लंगर जो है वो अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट करता है। अब यही प्लंगर की मूवमेंट जो है इसको आप एम्पलीफायर में एम्पलीफाई करते हैं और उसको फिर आप मीटर पे ट्रांसमिट कर देते हैं, जिससे कि आपको वेरिएशन नजर आता है। यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर के लीस्ट काउंट की बात करें तो वो 0.001 mm होता है या फिर 1 माइक्रोन होता है। हम लोग एडवांटेजेस की बात करें इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक कंपैरेटर की, तो ये इनमें मूविंग पार्ट जो होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, इनकी मैग्निफिकेशन बहुत ज़्यादा होती है। 2 या 2 से ज़्यादा मैग्निफिकेशन एक ही सेम इंस्ट्रूमेंट से आप प्रोवाइड कर सकते हैं। पॉइंटर जो होता है इसमें बहुत ही हल्का होता है क्योंकि वाइब्रेशन से ये बहुत ही सेंसिटिव होता है। ये आपका इंस्ट्रूमेंट काफ़ी कॉम्पैक्ट होता है, इसका साइज बहुत कम होता है। वहीं डिसएडवांटेजेस की बात करें तो एक्सटर्नल हेल्प आपको चाहिए होती है ताकि आपका मीटर जो है वो एक्चुएट हो सके। वोल्टेज या फ्रीक्वेंसी में जो भी वेरिएशन आती है वो आपके आउटपुट की एक्यूरेसी पर अफेक्ट डालती है। अगर हम हीटिंग कोयल्स की बात करें तो आपकी उन हीटिंग कोयल्स की वजह से एक्यूरेसी जो है वो कम हो जाती है। ये मैकेनिकल कंपेरेटर्स के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। नेक्स्ट हमारा ऑप्टिकल कंपैरेटर आता है या फिर हम कहें प्रोफाइल प्रोजेक्टर आता है। ये एक तरीके से आपके ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की तरह ही होता है। जैसे आप माइक्रोस्कोप में अपने कोई भी वर्क पीस रखते हैं और ऊपर से आप आई लेंस से आप ऑब्जर्व करते हैं कि वो किस तरीके की शेप आपको शो करता है, उसी तरीके से आपको ऑप्टिकल कंपैरेटर जो है वो काम करता है। ये ऑप्टिक्स के प्रिंसिपल पर ही इस पर ऑप्टिक्स का प्रिंसिपल ही अप्लाई होता है। मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स को के इंस्पेक्शन के लिए इसे यूज किया जाता है। इस कंपैरेटर में क्या होता है, आपका एक मैग्नीफाइड स्लोटे आपको स्क्रीन के ऊपर पार्ट का मैग्नीफाइड स्लोटे आपको स्क्रीन पर नजर आता है, या मैं कहूं आपके पार्ट की डार्क शेप या आउटलाइन आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आती है। जब मैं आईपीस की बात कर रहा था कि आईपीस लेंस से आप उसको ऑब्जर्व करते हैं, तो यहाँ पे आईपीस लेंस की जगह एक स्क्रीन लगी होती है जिसपे कि आपके आउटलाइंस जो है वो डिस्प्ले हो जाते हैं, और आपकी डायमेंशंस और ज्योमेट्री जो है पार्ट की उनको आप प्रॉपरली मेजर कर सकते हैं प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स में। ये बहुत ही यूजफुल आइटम है आपके स्मॉल पार्ट मशीन शॉप्स के लिए या फिर क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन टीम की प्रोडक्शन लाइन के लिए। वहीं हम यहाँ पे मेजरमेंट प्रिंसिपल की बात करें तो ये ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की जैसा ही है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे क्या होता है, आपके टारगेट को स्टेज पर प्लेस किया जाता है और उसके ऊपर एक लाइट, नीचे से एक लाइट छोड़ी जाती है। अब जब ये नीचे से लाइट उसकी लगती है तो उसकी जो भी इमेज होती है वो ऊपर स्क्रीन पर आ जाती है। इसकी वजह से आपके टारगेट की प्रोफाइल या शैडो जो है वो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आती है। टेलीसेंट्रिक ऑप्टिकल सिस्टम की हेल्प से यहाँ पे एक्यूरेट मेजरमेंट होती है। ये मेनली जब स्टार्टिंग में बनाया गया था ये टारगेट्स की आउटलाइन के लिए ही बनाया गया था, पर धीरे धीरे इसके मॉडल को मेजरमेंट फंक्शंस के साथ इक्विप कर दिया गया, जिसकी वजह से अब हम लोग जो है उसकी मेजरमेंट भी आसानी से ले सकते हैं। इनका जो स्क्रीन डायमीटर होता है वो 1 मीटर से भी ज़्यादा हो सकता है। वहीं हम लोग जो ऑप्टिकल कंपैरेटर्स की एडवांटेजेस की बात करें तो ये नॉन कॉन्टैक्ट टाइप होते हैं। यहाँ पे टारगेट और आपकी स्क्रीन के बीच में किसी भी तरीके का कॉन्टैक्ट नहीं होता है। मेजरमेंट जो है वो बहुत छोटे से छोटे टारगेट के लिए भी पॉसिबल है और कॉम्प्लिकेटेड शेप्स की मेजरमेंट भी आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे आप मेजरिंग माइक्रोस्कोप्स की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको एक ऑक्यूलर लेंस से नीचे देखना होता है, पर यहाँ पे आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक साथ कई लोग आपकी ऑब्जर्वेशन एक ही टाइम पर ले सकते हैं। जब हम न्यूमेटिक कंपैरेटर, लास्ट अपने कंपैरेटर की बात करते हैं तो वो न्यूमेटिक कंपैरेटर है। ये आपके प्रेशर डिफरेंस के प्रिंसिपल पर काम करता है। जब आपकी एयर फ्लो होती है तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ प्रेशर डिफरेंस जो है जनरेट होता है, वही आपके न्यूमेटिक कंपैरेटर का प्रिंसिपल होता है। जब आप एयर को कांस्टेंट प्रेशर पर किसी भी ओरिफाइस से सप्लाई करते हैं तो एयर जो है वो जेट की फॉर्म्स में आपकी स्पेस से, रेस्ट्रिक्टेड स्पेस से बाहर निकलने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से आपकी स्पेस के ऊपर कुछ बैक प्रेशर अप्लाई होता है। और यही जो बैक प्रेशर है या
बैक प्रेशर में जो ये वेरिएशन है ये आपको उस कंपोनेंट के डायमेंशंस को ढूंढने में मदद करता है। ये आपका डायग्राम है इसका। यहाँ पे क्या है कि आपकी जो कंप्रेस्ड एयर है, ठीक है, जिसको कि आपने कंप्रेसर पर हाई प्रेशर पे कंप्रेस किया है, जो कि आपके वाटर हेड एच के इक्वल होता है, यहाँ पे जो प्रेशर इसका डेवलप होता है। तो जो ये यहाँ पे जो हाई कंप्रेसर एयर है ये फिल्टर से पास होते हुए फिल्टर होकर आगे की ओर मूव करती है और आपके वाटर टैंक में जाती है, जहाँ पे आपकी एक्सेस एयर जो होती है बबल्स के फॉर्म में बाहर निकल जाती है। और जो आपका मेट्रिक अमाउंट ऑफ एयर है जिसको कि आपको मेजर करना है वो ओरिफाइस के थ्रू आगे बढ़ जाता है कांस्टेंट प्रेशर पर। अब A1 जो है वो आपका रेस्ट्रिक्टेड एरिया है। जब हम यहाँ पे बात करते हैं A1 जो है ये आपका रेस्ट्रिक्टेड एरिया है। यहाँ पे बैक प्रेशर जो है जनरेट होता है हेड ऑफ वाटर की वजह से, जो कि आपको मिलीमीटर क्यूब में आपको शो हो रहा है। अगर हमको इसकी राउंडनेस के बारे में बात करनी कि हमारा जो टारगेट है उसकी राउंडनेस कैसी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इसको अलग अलग पॉइंट्स पे आपको रोटेट करवाना पड़ेगा, ठीक है। एक्सिस के अलोंग आप उसको अलग अलग पॉइंट्स पे रोटेट कराते चले जाएंगे, जिसकी वजह से जो एयर आपकी निकल रही है वो आपको प्रॉपरली बताएगी कि आपकी एयर जो है वो आपको बताएगी कि आपकी जो रोटेशन हो रही है या हम कहें जो पोजीशन है और जो प्रेशर है उसके बेस पे हम लोग बताएंगे कि इसका डायमीटर जो है वो कैसा है, ठीक है। अब जब आपने इसको एक्सिस के अलोंग रोटेट कराया, अगर वहां पे आपको प्रेशर रीडिंग में किसी भी तरीके का वेरिएशन नजर नहीं आता है तो इसका मतलब आपकी जॉब क्या है, परफेक्टली सर्कुलर है। और यही सेम प्रोसीजर आप जो है रिपीट करेंगे A2, A3, A4 पोजीशन के लिए, और वहां पे आप प्रेशर कैलकुलेट करेंगे। आप डायमीटर को अलग अलग पोजीशंस पर भी, लेंथ ऑफ बोर की अलग अलग पोजीशंस पर भी मेजर कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी वेरिएशन नजर आता है एच की वैल्यू में तो उसकी वजह से ही आपको पता चलेगा कि आपकी शेप में क्या वेरिएशन आने वाला है। अगर आपकी डायमेंशन में 0.002 mm का चेंज आता है तो आपकी एच की वैल्यू में नियरली 3 से 20 mm का चेंज आने वाला है यहाँ पे, ठीक है, मैनोमीटर रीडिंग में। हम लोग यहाँ पे प्रेशर जो है मॉडरेट या फिर कांस्टेंट सप्लाई देते हैं प्रेशर की, जो कि इंस्ट्रूमेंट की हाई सेंसिटिविटी के लिए जरूरी होता है। वहीं यहाँ पे जब हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो ये चीपर है और ऑपरेट करने के लिए बहुत ही सिंपल है। मैकेनिकल हिस्टेरिसिस और वियर से ये फ्री होता है। मैग्निफिकेशन जो है बहुत ज़्यादा हाई होती है, नियरली 10,000 टाइम्स। गोजिंग मेंबर जो होता है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होता वर्क के साथ। टेपर और वेल्टी को भी आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है। सेल्फ क्लीनिंग होती है क्योंकि कॉन्टिन्यूस फ्लो होता है यहाँ पे एयर का। डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करें तो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी चेंजेस से ये सेंसिटिव होता है। एक्यूरेसी जो है वो सरफेस रफनेस, कंपोनेंट की सरफेस रफनेस के साथ इन्फ्लुएंस होती है। और अलग अलग गोजिंग हेड्स के लिए आपको अलग अलग जॉब्स की जरूरत होती है। ऑक्सिलरी इक्विपमेंट आपको यहाँ पे चाहिए होते हैं, जैसे एयर फिल्टर की जरूरत होती है, प्रेशर गोज की जरूरत होती है, और इवन आपको रेगुलेटर्स की भी जरूरत यहाँ पे होती है। इसी के साथ हमारा कंपैरेटर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एंगुलर मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।